नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ गए हैं लेकर आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लावनी और दिव्या, आप बात करेंगे बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड अधिनियम से जुड़ी हुई। वक्फ अधिनियम के बड़े संशोधन करने जा रही है केंद्र सरकार। ये खबर है कि इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित भी नहीं कर सकेगा, जैसा वो पहले कर सकता था। बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ शक्तिशाली लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं, कोई डेटा नहीं देता है, आकलन नहीं करता है। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो मुसलमानों का ही लाभ है इसमें। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव की खबर के बीच जो है वो राजनीति भी तेज हो गई है। तो खबर आपने जानी, इस खबर का पक्ष जानिए लावनी से। धन्यवाद शिवम। और आइए अब इस खबर की पक्ष की तरफ चलते हैं। वक्फ बोर्ड कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बहुत जरूरी है। इससे पहले होना चाहिए था, क्योंकि वक्फ बोर्ड से कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन अल्पसंख्यक के गरीब तबके के लोगों के हित के लिए है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वक्फ बोर्ड में बदलाव की खबरों के बीच कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपने ढंग से, मनमाने ढंग से कानून चलाते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए सरकार का ये कानून लाना सही है, ताकि अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सके। सभा मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें गुमराह करने के लिए इसका विरोध कर रही है। तो लगातार राजनीति हो रही है। पक्ष क्या है आपने मुझसे जाना, अब इस पर विपक्ष क्या कहता है, चलिए चलते हैं जानने के लिए दिव्या के पास। एकदम बहुत आवश्यक है, ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं, उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं। और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय के तकाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। आज उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इस नाते है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। और चलिए अब आपको इस खबर का विपक्ष समझाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। यह कदम उठाकर सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार बनने के बाद सरकार जनता की होती है, लेकिन यह सरकार चुन चुन कर कुछ वर्गों के साथ पक्षपात कर रही है। वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी की संपत्ति जो है वो जब्त करके अपने दोस्तों को देना चाहती है। इन्होंने अयोध्या में सेना की जमीन कब्जा करके अपने मित्र अदानी और अंबानी को दे दिया है। आपको बता दें कि अब इसी तरह से ये लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं।
नरेंद्र मोदी पूरे देश की संपत्ति ही अपने मित्रों को बांट रहे हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड को लेकर अभी सियासत तेज है। इस पूरे मामले पर हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, फिलहाल कोई सुधार की बात नहीं कही गई है, कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है और तमाम तरह के जो बयान हैं वो दिए जा रहे हैं। यहाँ पर खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग के साथ यहाँ पर पक्षपात हो रही है, विशेष वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह के जो बयान हैं वो विपक्षी नेता की तरफ से दिया जा रहा है। अब देखिए ये सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय करना चाहती है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। सरकार तो देखिए जब सरकार बनने के बाद सबके सरकार होती है, जनता की सरकार होती है, लेकिन ये सरकार चुन करके कुछ वर्गों पर अन्याय और पक्षपात कर रही है, ये नहीं करना चाहिए। है कि वो एक्ट क्या है, उसमें क्या ये लाना चाहते हैं, वो पहले देखना होगा। और दूसरी बात यह है कि आप सबकी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। आज अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? वहां पर सेना की जमीन कब्जा करके अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी को दे दिया। तो आप वक्फ की जमीन कब्जा करके किसको देना चाहते हैं? किसके साथ आपकी डील हुई है? आप एयरपोर्ट देना चाहते हैं अपने दोस्त अडानी को, आप रेल देना चाहते हैं, सेल देना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान एक ही आदमी को देना चाहते हैं। राजनीति विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस मामले में कम से कम विपक्ष को एक स्टैंड तो लेना ही चाहिए। वक्फ को असीमित शक्तियां देना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से ये मांग उठाता रहा, ये मांग रखता रहा है कि भाई इतनी शक्तियां आपने किस आधार पर दे दी। जैसे कि लावनी आप भी सहमत होंगी कि अगर वक्फ बोले कि ये ज़मीन मेरी है तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की साबित करने की है कि भाई ये ज़मीन उसकी है। कैसे है वो आपको जाके वक्फ के पास ही जाके उसको करना पड़ेगा, किसी कोर्ट में जाकर ये नहीं हो सकता। तो इतनी असीमित शक्तियां, ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं, ये कोई मुस्लिम देश तो है नहीं, और मुस्लिम देशों में भी ऐसा कुछ वक्फ वगैरह जैसा कुछ है नहीं, फिर भी ये भारत में हो रहा है। ये साफ तौर पर जो ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है। संजय सिंह आते हैं, ऐसी बात करते हैं कि अपने दोस्तों को जमीन देना नहीं देना, तो वक्फ के पास जमीन क्यों होनी चाहिए? क्या वक्फ ही एकमात्र ऐसा संगठन बनता है जो कि भाई आधिपत्य बन जाएगा उसका मुसलमानों को लेकर? मुसलमानों की जमीनों पर भी अगर वो कब्जा करके बैठ जाएं तो वहीं पर उनका डिस्कशन होगा। तो जब कानून से चलेगा देश, संविधान से चलेगा, तो वक्फ की आवश्यकता क्या थी? इस पर एक्शन से परेशानी क्यों है? बिल्कुल, और इसीलिए जब, क्योंकि साफ तौर पे जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स होती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति का आधार बना था वक्फ। जब इसकी स्थापना हुई थी तब से ही वोट बैंक पॉलिटिक्स को बेस बनाकर इसका आधार तैयार किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब स्पष्ट रूप से कह दिया है, जैसा कि अभी शिवम कह रहे थे कि वक्फ को अगर किसी जमीन पर हाथ रख देता था तो सामने वाले को साबित करना पड़ता था, लेकिन अब अनिवार्यता हो जाएगी, वक्फ के लिए भी संपत्ति का सत्यापन करना जरूरी हो जाएगा और उसके लिए बाकायदा सरकार के अधिरक्षण में ये सब कुछ होगा, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो अभी इस मामले पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विधेयक आ सकती है, लेकिन राजनीति पूरी तरीके से तेज है। अब इस पूरे मामले पर आपने देखा कि किस तरीके से संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। यहाँ पर शिवपाल यादव जो है वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने का काम करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा किसी बड़े हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के काफिलों की राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य कुछ मार्गों पर आवाजाही के अलावा श्री अमरनाथ की यात्रा को भी एक दिन के लिए स्थगित किया गया है।
इसको देखते हुए गैर बीजेपी दलों ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पावन दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है। और क्या इस पर रिएक्शंस हैं, क्या इसका पक्ष कहता है, विपक्ष कहता है, वो तमाम चीजें अगर आपको जाननी है तो पक्ष जानिए पहले आप लावनी से। तो इस खबर का पक्ष ये कहता है कि धारा 370 अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरा होने पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि आज बहुत ही पावन दिन है। अनुच्छेद 370 समाप्त हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। कश्मीर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं शांति है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देख रहे हैं। आज वहां एम्स भी है, तरक्की भी है, वहां आईटी भी है और करोड़ों की संख्या में पर्यटक भी कश्मीर आ रहे हैं। कश्मीर इस देश का मुकुट है और 370 समाप्त होने के बाद आज देश और दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। वहीं कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कमेंद्र गुप्ता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति आई है। जिस तरह से 5 साल पहले यहाँ बंद हुआ करता था, विरोध हुआ करते थे, देश विरोधी नारे लगते थे, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज वो चीजें सुधर चुकी हैं। जहां तक विकास की बात है तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो ये बता रहा है कि कश्मीर में अब विकास धीरे धीरे सुनिश्चित हो रहा है। आइए अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी दिव्या के पास। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, वहां तिरंगा लहराता है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं, वो हार रहे हैं बार बार। और जो पाकिस्तान से शाह करते हैं उनके गिनती के दिन रहते हैं। तो आज वहां एम्स भी है, वहां तरक्की भी है, वहां आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है। तो कश्मीर इस देश का मुकुट है। कश्मीर धरती का स्वर्ग, एक जन्नत, लेकिन ऐसा क्या है? और चलिए जानते हैं इस पर विपक्ष क्या कहता है। कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत विभिन्न गैर बीजेपी दलों ने 5 अगस्त पर एकात्म दिवस मनाने के भाजपा के निर्णय की निंदा की है। पीडीपी ने काला दिवस मनाने का ऐलान करते हुए रैली का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें उनके घर में नजरबंद बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके घर के बाहरी गेट पर ताला लग गया है। उनके पार्टी कार्यालय पर भी ताला लगा दिया गया है ताकि हम लोग जम्मू कश्मीर के साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज न उठा सके। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, ऐसा विपक्ष का कहना है। दूरदर्शन न्यूज। बांग्लादेश में पीएम आवास में प्रदर्शनकारी जो है वो घुस चुके हैं और शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि शेख हसीना अब वहां पीएम पद पर नहीं है। शेख हसीना ने भारत की ओर कूच किया है और वो अपने आवास से निकल चुकी हैं, वहां पर मौजूद नहीं है, भारत आ रही हैं। ये खबर है, सूत्र आ रहे हैं और इस पर अपडेट्स आपको दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश में पीएम आवास में प्रदर्शनकारी जो है वो घुस चुके हैं। तो बांग्लादेश में लगातार आरक्षण की आग जिस तरीके से धधक रही थी, उसके बाद लगातार प्रदर्शन, 300 से ज्यादा लोगों की मौत। और इस वक्त जो खबर आ रही है कि पूरी तरह से यहां पर स्थिति इतनी खराब हो गई कि ढाका पैलेस छोड़ना पड़ा है शेख हसीना को। और आइए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सीधे न्यूज रूम चलते हैं। सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बांग्लादेश में एक तरफ तख्ता पलट की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना के देश छोड़ने की भी खबर। बिल्कुल, शेख हसीना देश छोड़ चुकी है और वो भारत की तरफ कूच की अपने चॉपर से। और जैसा कि आपको बता दूं, इस आंदोलन के बारे में, पहले ये आंदोलन जो है वो
आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर के शुरू हुआ था। ये आरक्षण जो है 1971 के युद्ध में जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाने गए थे बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश की आज़ादी जो पाकिस्तान से हुई थी, उस युद्ध में जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी करके 30% आरक्षण जो है सरकार की नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में बांग्लादेश की सरकार जो है 1971 से लगातार अब तक देती आ रही थी, जिसका कि विरोध शुरू हुआ था। और वो जब आरक्षण का यह विरोध का आंदोलन जब हिंसक हो गया तो उसके बाद आंदोलन को बुरी तरीके से पुलिस ने कुचल दिया। वहां सेना की मदद से सरकार शेख हसीना ने उसे कुचल दिया था और वो चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शांत हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस 30% के आरक्षण को घटा करके 5% पे ला करके रख दिया था। उसके बाद से 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए शांत रहा आंदोलन, लेकिन उसके बाद फिर से यह आंदोलन जो है शुरू हुआ और बड़े हिंसक रूप में शुरू हुआ। और ये आंदोलन सीधे तौर पे जो है, अब इसमें आरक्षण की कोई बात नहीं, हालांकि शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन जो दूसरे दौर का जो यह आंदोलन शुरू हुआ है, ये जो हिंसा शुरू हुई है वो शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुई और उसको सत्ताच्युत करने के लिए, उसको सत्ता से हटाने के लिए, कुर्सी से हटाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। और जैसा कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस आंदोलन में कट्टरपंथी लोग जो हैं वो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी गुट हैं वो सब इसमें शामिल हो गए और वहां पर एक तरीके से बांग्लादेश को जो है गृह युद्ध की आग में झोंक दिया है। और पूरी जो कमान है अब बांग्लादेश की वो सेना ने संभाल के रखी है। जैसा कि अभी सूचना मिल रही थी कि पीएम आवास में आंदोलनकारी जो घुस गए हैं वो आंदोलनकारी इनफैक्ट वो आतंकी हैं और उसमें कट्टरपंथी आंदोलनकारियों की शक्ल में या आंदोलनकारियों की भीड़ में जो है कट्टरपंथी आतंकी घुसे हुए हैं। और वो जो प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी उसकी हत्या की साजिश भी वहां पर रची जा रही थी और इस बात की जानकारी उनको भी थी और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देकर के देश छोड़ दिया है। और जैसी कि सूचना मिली कि चॉपर से वो भारत की तरफ निकली है तो शायद असम जाएंगी, बांग्लादेश नहीं जाएंगी। लेकिन एक जो भारत के लिए जो चिंता की विषय है लावनी यहाँ पे कि जो लोग बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं पहले से भी उनके खिलाफ जो है काफी अत्याचार वहां पर हम लोग देखते आ रहे थे और खबर भी दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है बांग्लादेश में जो आंदोलन ये चला है तो वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो एक से एक विजुअल्स ऐसे आपको दर्दनाक विजुअल्स मिल जाएंगे जहां पर हिंदुओं के घर को आग के हवाले किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के खिलाफ हिंसा की जा रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें भी कहा है कि वो ट्रैवल ना करें और जो है अपने घरों में रहें और उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार चिंतित है। लेकिन वहां पर सरकार बात किससे करे, क्योंकि अथॉरिटी वहां पर किसी भी तरीके से कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो ढाका में जो भारत का उच्चायुक्त है, जो वहां पर जो एम्बेसी है अपना, वो एम्बेसी सारे लोगों को सुरक्षित करने के अपने तरफ से प्रयास में जुटी हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हुआ है और जो लोग वहां पर अपने देश के हैं उनको बचाने की जो है कोशिश में सरकार लगी हुई है। लगातार वहां के उच्चायुक्त में के संपर्क में भारत की सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है जब भारत में आकर के शरण ले रही हैं तो ऐसी हालात में वहां पर भारत किस अधिकारी से बात करे ये भी एक देखने वाली बात है। और इसलिए वहां पर जो मुश्किलें हैं और हालात जो है दिन ब दिन जो है वो कठिन होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो सिचुएशन है सेना ने अपने हाथों में रखा। ठीक है, मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश जी अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन तब तक हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद बंसल जी, आपने ये पूरे खबर को देखा, ये ब्रेकिंग अपडेट इसमें जो आ रही है अभी यही है कि शेख हसीना यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो आवाज से अपने निकल चुकी हैं और ये आशा की जा रही है, ये संभावना जताई जा रही है कि शायद वो भारत में आई हैं। लेकिन ये खबर पर जो अपडेट्स हैं वो यही है कि भाई आलोक बंसल एक बार फिर से हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आलोक बंसल जी, आपसे ये प्रश्न है कि शेख हसीना इस वक्त अपने घर पर वहां पर मौजूद नहीं है, वो निकल चुकी हैं, ये सूत्र कह रहे हैं कि शायद वो भारत की ओर निकल चुकी होंगी। ये पूरी स्थिति को आप समझते हुए हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। देखिए, जो इस वक्त स्थिति है बांग्लादेश में, ये मुझे कुछ हद तक कोलंबो की याद दिलाती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो मुझे खबर मिली है, वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं और उन्होंने शायद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक अराजकता की स्थिति है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सेना इस वक्त जो है स्थिति को नियंत्रण में लाएगी और कुछ स्थिति को शांत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो इस वक्त छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक अस्थिरता की माहौल तैयार हो गया है। लेकिन भारत के लिए एक बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि शेख हसीना और उनका प्रशासन भारत का एक मित्र था और बांग्लादेश में हो सकता है कि इस प्रदर्शन के पीछे भारत विरोधी तत्वों का एक काफी बड़ा हाथ हो।
और आने वाले समय में हमें अपनी स्थिति को देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में ऐसी शक्तियां जो भारत विरोधी हैं और कट्टरपंथी हैं उनका शासन हो जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो आलोक जी, लेकिन पहले भी जैसा कि आपने संकेत भी किया कि कहा भी यही जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो है वो कहीं ना कहीं से इस पूरी परिस्थिति को आग में घी डालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो 72 घंटे पहले तक स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन अचानक से अगर ये परिस्थिति बनती है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि स्थिति बीएनपी की तरफ से खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और बीएनपी के अगर रुख को देखें तो वो भारत विरोधी रुख रहा है बीएनपी का। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बीएनपी कोशिश कर रही है कि वो इस स्थिति का फायदा उठाए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि इस वक्त आवामी लीग के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी हैं, हालांकि को अपनी जो ओरिएंटेशन है उसको छुपाए हुए बैठे हैं। तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं। बिल्कुल, तो ये रक्षोश की जो हमारे साथ थे उन्होंने अपडेट्स यहाँ पर दी है, और खासतौर पर जमाते इस्लामी पर भी जो बैन लगाया गया था उसका भी असर ये देखने को मिला है कि अचानक ये हिंसा वहां पर भड़क गई है। शेख हसीना का देश से बाहर जाना निकलना खतरनाक स्थिति इस वक्त बांग्लादेश के लिए, और भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बना के रखेगी।